नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज एक शेयर बड़ी जोर से गिरता हुआ दिख रहा है और इस शेयर में इतनी पावर है कि ये अपने दम पर क्या कर सकता है वो आप मार्केट में देख रहे हो। हालांकि आज बाजार के लिए कुछ और भी नेगेटिव ट्रिगर्स थे, लाइक अमेरिका के मार्केट का कमजोर होना, भारतीय बाजार का ओवरबॉट होना, ये सारे ट्रिगर्स थे। एंड खुद ये स्टॉक इतना पावरफुल है, अगर कोई भी संकेत नेगेटिव नहीं होता और पूरा मार्केट एक तरफ और ये इतना गिर जाता तो ये अपने दम पर ही बाजार को नीचे खींच देता। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक और इसीलिए आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि HDFC बैंक टूट रहा है तो आपके लिए बैंक निफ्टी तो 1% गिरा दी उसने और निफ्टी को भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट की तरफ लेके जा रहा है। बाकी मिड कैप में उतनी कुछ खास गिरावट नहीं है, स्मॉल कैप 1% नीचे हो गया है। अभी मार्केट ब्रेथ थोड़ी ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है। अब ऐसा क्या हुआ है HDFC बैंक में जो अचानक से एक 3.5% की गिरावट है। देखिए, कोई छोटे मोटे स्टॉक गिरते हैं 3-3.5% चलता है, लेकिन HDFC जैसा बड़ा हाथी अगर 3-4% का मूव दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। HDFC बैंक 3.25% नीचे और 1570 रुपए पे आ चुका है इस समय। अब सवाल ये उठता है कि क्यों गिरा है, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या करें। तो एक एक करके सारी चीजें कवर करने की और जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है इस कंपनी में जो ये गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई थी। इन्वेस्टर्स मीट में पता चला कि मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री थोड़ी सी कमजोर थी, वीक थी, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट निकाली और वो रिपोर्ट थोड़ी खराब आ गई है। एक एक करके सब कुछ शेयर करूंगा। जो इन्वेस्टर्स मीट था वहां पे मैनेजमेंट ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने NIM जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, जो एक बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किसी और कंपनी के लिए प्रॉफिट देखोगे तो आप किसी और कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो क्या देखते हो, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन बैंकों में क्या है कि NIM बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। NIM, GNPA, NNPA और ये सारी चीजें, NII, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये NIM क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि वो मार्जिन जो प्रॉपर इनका बच गया इंटरेस्ट के रूप में। सिंपल सी बात है, मेरे को आपने 1 लाख रुपए दिए एज अ बैंक, मेरे को एज अ बैंक ट्रीट कर दो 2 मिनट के लिए। मेरे को 1 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करे, मैंने आपसे कहा मैं आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगा, 1 साल बाद मेरे को 5000 रुपए देने हैं आपको। उस 1 लाख में से कुछ मेरे को RBI को जमा करना पड़ेगा, मान के चलो 20% दे दिया मैंने, बचा 80,000 में से कुछ मैं अपने पास रखूंगा और बचा हुआ लोन में बांट दूंगा। अब उस लोन को जो मैंने बांटा, उस लोन से मैं लूंगा 10-12% का इंटरेस्ट, तो वो मैंने ले लिया। तो बचा हुआ प्रॉफिट जो आया ना, उस आपको देने के बाद जो पैसा बच गया प्रॉफिट के रूप में, वो प्रॉफिट मेरा एक NIM बन जाए। वो प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी और मार्जिन में कन्वर्ट कर दूंगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बन जाएंगे। अब इस प्रॉफिट में से मेरे को स्टाफ की सैलरी देनी है, अपने बैंक के खर्चे चलाने हैं, आपको इंटरेस्ट देना है, उसी पैसे में से जो फाइनल बचता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। और फिर उसी को अगर मार्जिन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाता है। अब बैंक कहते हुए दिख रही है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.2 से लेकर 0.25% तक कम हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और NIM वैसे भी बैंकों के ज्यादा कुछ नहीं, 4-4.5%, 3%, 4.5% होते हैं। अब उसमें से भी अगर ये इतना कम हो रहा है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी के चलते ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड करा। अब डाउनग्रेड में टारगेट कितने कट करें वो समझिए। नोमुरा का जो पहले टारगेट 1970 रुपए का था, उन्होंने कट करके 1800 रुपए का कर दिया और यही सबसे कमजोर टारगेट है नोमुरा का, जो कि 1800 रुपए का है। बाकी अगर JP मॉर्गन की बात की है तो 2000 रुपए का टारगेट इनका पहले का था और अभी 1900 रुपए का टारगेट है। जेफरीज की बात की जाए तो 2100 रुपए का पहले का टारगेट था और अभी 2030 का है। यानी 3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, तीनों ने अपनी रिपोर्ट निकाली और तीनों ने टारगेट्स को कराए कट, नीचे के लक्ष्य दिए हैं थोड़े थोड़े। बट अगर आप करंट भाव से देखो तो अभी सबसे छोटा टारगेट जो 1800 है वो भी तो बहुत ऊपर है। तो मेरे को लगता है ये एक सेंटिमेंटल, और जो निवेशक ये सोच रहे हैं ये तो खराब न्यूज आ गई, डाउनग्रेड आ गया और स्टॉक गिर रहा है तो वो बेच रहे हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से। मेरे को ये देखना चाहिए कि अभी भी कहाँ 1800 रुपए का व्यू है, 2030 रुपए का टॉप टारगेट देख पा रहा हूं मैं, 1900 का एवरेज है। तो मेरे को यहाँ पे अगर 1800 भी मिल गया तो मेरा तो पैसा बन जाएगा ना, मैं क्यों बेचूं लॉस में, ये मेरा व्यू होना चाहिए। और HDFC बैंक जैसी बड़ी दिग्गज पे बेशक प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मान लीजिए कुछ भी समझ लीजिए, कहीं नहीं जाने वाली। जो कंपनी टिकी हुई है वो खरीद सकते हो आप, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, हर जगह। भारत की सबसे बड़ी बैंक है, दुनिया भर में टॉप 10 में आ चुकी है। ये कीर्तिमान ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, ये कीर्तिमान बनते हैं बड़े लंबे समय में, बड़े लंबे समय से वो परफॉर्म कर रही है। अगर हर आप सिंपल सा लॉजिक है यार, हमेशा तो ऐसे नहीं गई होगी, कभी परफॉर्मेंस ये भी हुई होगी, फिर वापस रिकवरी, क्योंकि मैनेजमेंट इतना टॉप क्लास है कि उन्होंने रिकवर करना आता है, तभी तो वो इस मुकाम पे पहुंचे।
तो मेरे को लगता है आपको डरना नहीं चाहिए एज एन इन्वेस्टर। ट्रेडर हो तो डेफिनेटली लेवल्स को रिस्पेक्ट दो, बट एज एन इन्वेस्टर दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू है, 2000 रुपए का लक्ष्य है, बने रहने की राय है। इस भाव पे मेरा फेवरेट भाव है, यहाँ खरीदूंगा मैं, और नीचे गिरेगा तो एवरेज करने की राय दूंगा। एवरेज करने के लिए पैसा जरूर बचा लेना और यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट जरूर डालें आप। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी HDFC बैंक के स्टॉक पे। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।